ठीक है। पहला जो आर्टिकल है दैट इज ग्रैप 4। ग्रैप 4 को अभी न्यूज में हमको क्यों पढ़ने को मिल रहा है? ग्रैप 4 हैज बीन इम्पोज्ड इन न्यू दिल्ली। ठीक है, दिल्ली एनसीआर रीजन में ग्रैप को इन्वोक कर दिया गया है, ग्रेडेड रिस्पॉन्स एक्शन प्लान। ठीक है, अब क्यों किया गया है? ग्रैप है क्या? आइडिया है किसी को? व्हाट इज ग्रैप? ग्रैप क्या होता है? नहीं, ये पता है ना सबको कि एयर पोल्यूशन है दिल्ली में, वो बहुत ज्यादा बढ़ा हुआ है अभी। ठीक है, हाँ, क्लासेस स्कूल्स रिस्ट्रिक्टेड हैं, ऑफिसेज हैं वो रिस्ट्रिक्टेड है। तो हर विंटर्स में हमको ये देखने को मिलता है न्यू दिल्ली या एडजॉइनिंग एरियाज, दिल्ली एनसीआर रीजन में जो एयर क्वालिटी है वो बहुत खराब हो जाती है। एक्यूआई जो है वो बहुत खराब हो जाता है, 400 450 पार कर जाता है। ठीक है, और ये मतलब कई साल से ये समस्या चल रही है। क्या रीजंस हैं इसके? स्मॉग आ जाता है। स्मॉग क्या होता है? स्मोक और फॉग। स्मोक मतलब धुआं, और जो फॉग है धुंध, और जो आपका एयर पोल्यूशन है वो मिलके क्या बनाता है? स्मॉग बनाता है। स्मोक प्लस फॉग इज स्मॉग। ठीक है, एनवायरमेंट के सेक्शन में आपसे पूछा जा सकता है इस टाइप की चीजें। ठीक है, तो स्मॉग फॉर्मेशन ज्यादा होता है, प्लस दिल्ली क्या है? दिल्ली हमारा कैपिटल भी है, कैपिटल है, तो यहाँ पे अर्बनाइजेशन जो है बहुत डेंस है। अर्बनाइजेशन है, डेंस है। डेंस अर्बनाइजेशन हुई तो क्या होगा? एयर क्वालिटी अपने आप खत्म होने लगेगी, क्योंकि पर स्क्वायर किलोमीटर में लोग ज्यादा रह रहे हैं। लोग ज्यादा रह रहे हैं तो गाड़ियां ज्यादा हैं, गाड़ियां ज्यादा हैं। साथ ही साथ आपका जो आपका पल्यूटेंट्स निकलते हैं हाउस होल्ड से वो भी ज्यादा निकलते हैं, स्मोक है वो भी ज्यादा निकलती है। ठीक है, साथ ही साथ दिल्ली बहुत तेजी से एक्सपेंड कर रहा है। दिल्ली जो है पिछले 30 साल 40 साल में बहुत तेजी से एक्सपेंड किया है। ठीक है, पहले पुरानी दिल्ली चांदनी चौक तक सीमित था, मतलब इंडिपेंडेंस के टाइम में, लेकिन बाद में हमने क्या देखा? अब बहुत तेजी से एक्सपेंड कर रहा है। अब एनसीआर का फिनोमिना आ चुका है। एडजॉइनिंग एरियाज है, नोएडा आया पहले, फिर ग्रेटर नोएडा भी आ गया। ठीक है, अब मेरठ वाला रीजन है वो भी कैपिटल रीजन के क्षेत्र में आ गया है। इधर गुड़गांव है, फरीदाबाद, तो दिल्ली एक्सपेंड भी बहुत ज्यादा किया है, और यहाँ पॉपुलेशन डेंसिटी बहुत ज्यादा है। ठीक है, तो खुद भी ये बहुत ज्यादा खुद भी बहुत ज्यादा पॉल्यूशन एमिट करता है ये रीजन जो है, क्योंकि पॉपुलेशन डेंसिटी बहुत ज्यादा है। दूसरी चीज क्या है? ठंडियों के टाइम में एक तो पॉल्यूशन बहुत ज्यादा है, दूसरा क्या है? ठंडियों के टाइम में हमको क्या देखने को मिलता है? यहाँ पे टेम्परेचर इन्वर्जन देखने को मिलता है। टेम्परेचर इन्वर्जन क्या? टेम्परेचर इन्वर्जन ज्योग्राफी में आप पढ़ेंगे, मतलब एक फिनोमिना होता है जहां पे हमको ये देखने को मिलता है, जो ठंडी हवा है, ठंडी हवा और गर्म हवा में भारी कौन सी होती है? ठंडी हवा। तो ठंडी हवा नीचे आ जाती है, और वार्म लेयर उसके ऊपर एक लिड का काम करती है, मतलब वो ट्रैप हो जाती है हवा। एक चीज और होती है, पराली। पराली जलती है कहां पे? हरियाणा में, बगल के हरियाणा में, पंजाब रीजन में पराली जलती है। पराली क्या होती है? खेती होती है, तो जो हस्क बची रह जाती है वो लोग खेतों में, किसान जो है वो खेतों में छोड़ देते हैं और फिर उसमें आग लगा देते हैं। ठीक है, क्यों ऐसा क्यों करते हैं? ऐसा इसलिए करते हैं क्योंकि वो स्टबल कलेक्शन, ठीक है, जो हस्क है उसको कलेक्ट करके ट्रांसपोर्ट करना महंगा पड़ेगा, तो इससे बढ़िया आग लगा दो उसमें। तो पराली जब जलती है तो उसकी हवा जो है किस साइड आती है? दिल्ली के साइड आती है। और यहाँ आपको क्या देखने को मिल रहा है? टेम्परेचर इन्वर्जन चल ही रहा है। ठंडियों के टाइम पे विंड स्पीड भी बहुत धीरे हो जाती है, टेम्परेचर इन्वर्जन भी है। कोल्ड विंड नीचे है, गर्म हवा की लिड ऊपर है, हवा चल नहीं रही है। दिल्ली का अपना पोल्यूशन है, पराली से के जलने से जो पोल्यूशन हो रही है वो भी दिल्ली में एंटर कर रही है। तो होता है, डायरेक्टिव्स हैं, लेकिन अभी क्या है इंडिया में, जैसे गवर्नेंस लूज है, कुछ ना कुछ हो ही जाता है, मतलब ठीक है, लेकिन अभी भी हमको क्या देखने को मिलता है? थोड़ा बहुत जलाते ही जलाते हैं। डायरेक्टिव्स हैं, गांव में जला ही दिया जाता है। ठीक है, एग्जैक्टली exactly. लेकिन वो एक्चुअली एज ओल्ड हैबिट है, तो कंटिन्यूड है, कम हुई है लेकिन अभी भी कंटिन्यूड है। तो इन सारे कारणों की वजह से जो ये नवंबर दिसंबर ऑनवर्ड जो टाइम होता है वो बड़ा कष्टकारी होता है। किसके लिए? दिल्ली वालों के लिए। हवा भारी है, पोल्यूशन ज्यादा है, स्मॉग है। ठीक है, तो इन सारे रीजन की वजह से जो एक्यूआई है,
पराली बर्निंग, टेम्परेचर इन्वर्जन, पोल्यूशन तो है ही है, ठीक है। आपके कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी बहुत ज्यादा है, बड़ी बड़ी बिल्डिंगें बन रही हैं, ठीक है, तो उसमें क्या है, पार्टिकुलेट मैटर बहुत ज्यादा निकलते हैं, PM2.5, PM10, तो उसकी वजह से AQI जो है, AQI जो है वो बहुत खराब हो जाती है, 400 450 पार कर जाती है। AQI क्या है, व्हाट इज AQI? एयर क्वालिटी इंडेक्स, ठीक है। MOFCC जो है वो निकालता है, ये एक प्रकार का इंडेक्स है, एक प्रकार का फ्रेमवर्क है जो कलर कोडिंग करता है, कलर कोडिंग करता है और उसके बेसिस पे 6 कैटेगरीज में एयर क्वालिटी को कैटेगराइज करता है, ठीक है। और कितने पोल्यूटेंट्स ये मापता है? 8 पोल्यूटेंट्स ये मापता है, ठीक है। AQI पता है ना सबको, व्हाट इज AQI? AQI एक प्रकार का इंडेक्स है जिसमें कलर कोडिंग है और मतलब सिंगल कलर सिंगल नंबर ये असाइन कर दिया जाता है, और उस कलर या नंबर के माध्यम से एक आम आदमी भी बता सकता है कि एयर क्वालिटी का लेवल क्या है, एयर क्वालिटी का लेवल क्या है। तो जैसे 8 पोल्यूटेंट्स हैं वो मैप किए जाते हैं। कौन कौन से हैं 8 पोल्यूटेंट्स? एक है आपका PM2.5 हो गया, एक है आपका PM10 पर्टिकुलेट मैटर 10, ठीक है। PM2.5 बहुत छोटा होगा, मतलब बाल के स्टैंड से भी बहुत बहुत पतला, ठीक है। तो दिस इज हार्मफुल फॉर व्हाट? नेजल कैविटी। जो एस्थमेटिक लोग हैं, जिनको अस्थमा है, उनको बहुत दिक्कत होती है। तो PM2.5 हो गया, PM10 हो गया, कार्बन मोनोऑक्साइड हो गया CO, फिर NO2 हो गया, फिर सल्फर डाइऑक्साइड हो गया SO2, फिर ओजोन है, ठीक है, लेड है और एमोनिया है NH3। 1 2 3 4 5 6 7 8, ये 8 पोल्यूटेंट्स जो हैं वो AQI में मैप किए जाते हैं, ठीक है। और इसके बेसिस पे कलर कोडिंग की जाती है, नंबर असाइन किया जाता है। इन 8 पोल्यूटेंट्स को ट्रैक करके AQI बनाया जाता है और AQI को फर्दर कैटेगराइज किया जाता है 6 कैटेगरी में। 6 कैटेगरी कौन सी हैं? पहला हो गया गुड। गुड में कितना है? 0 से 50 का अगर AQI है तो एयर क्वालिटी क्या मानी जाएगी? अच्छी मानी जाएगी। उसके बाद है सेटिस्फैक्ट्री लेवल, ये रन करती है 51 से 100। सेटिस्फैक्ट्री में अगर AQI जो है आपका 51 से 100 के बीच में, तो एयर क्वालिटी है वो सेटिस्फैक्ट्री मानी जाएगी। अगला है मॉडरेटली पोल्यूटेड। मॉडरेटली पोल्यूटेड, ये हो जाएगा आपका 101 से 200, ठीक है। फिर है आपका पुअर क्वालिटी। पुअर क्वालिटी हो गई आपकी 201 से 300। फिर है वेरी पुअर 301 से 400, और आखिरी में आता है सिवियर, ये है आपका 401 से 500 के बीच। तो AQI मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट फॉरेस्ट क्लाइमेट चेंज का एक इंडेक्स है, MOFCC का एक इंडेक्स है, जो कि 8 पोल्यूटेंट्स को ट्रैक करता है और इन 8 पोल्यूटेंट्स के बेसिस पे 6 कैटेगरीज में एयर क्वालिटी को क्लासिफाई करता है, गुड से लेके सिवियर तक। अभी जो दिल्ली की हालत है वो क्या है? सिवियर है, ठीक है। हम बात किस चीज की कर रहे थे? हम बात कर रहे थे ग्रैप 4 को एनफोर्स कर दिया गया है, ग्रेडेड रिस्पॉन्स एक्शन प्लान। अब ग्रैप क्या है? ग्रैप आपका 2017 में लाया गया एक फ्रेमवर्क है, सुप्रीम कोर्ट के डायरेक्टिव पे ये लाया गया था, ग्रेडेड रिस्पॉन्स एक्शन प्लान, ठीक है, कि बेसिस पे लाया गया था। और ये इसको एनफोर्स कौन करता है? इसको एनफोर्स करता है CAQM, कमीशन फॉर एयर क्वालिटी मैनेजमेंट। 2017 में ये आया है और सुप्रीम कोर्ट के डायरेक्टिव पे आया है, सुप्रीम कोर्ट के डायरेक्टिव पे आया है, ठीक है क्या ग्रैप? ग्रैप एक प्रकार का इमरजेंसी रिस्पांस मैकेनिज्म है, एक फ्रेमवर्क है या एक इमरजेंसी रिस्पांस मैकेनिज्म है जो कि एनफोर्स किया जाएगा जब एयर क्वालिटी बहुत खराब होने लगेगी, जब एयर क्वालिटी है वो आपका बहुत ज्यादा खराब होने लगेगी, ठीक है। और ये किस रीजन के लिए? पूरे इंडिया के लिए नहीं है, ये है दिल्ली NCR रीजन के लिए,
ये रन करेगा किसके लिए? दिल्ली एनसीआर रीजन के लिए, क्योंकि समस्या बढ़ती जा रही थी। कुछ लोगों ने पिटीशन किया सुप्रीम कोर्ट में, सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि भाई ऐसे काम नहीं चलेगा, जैसे जैसे पोल्यूशन बढ़ता जाएगा हमको ग्रेडेड रिस्पांस एक्शन प्लान्स के अलग अलग फेजेस एनफोर्स करने पड़ेंगे। 2017 में ये पिक्चर में आया है, ठीक है। अब एयर क्वालिटी जिस प्रकार की रहेगी, जिस टाइप की रहेगी, उस हिसाब से ग्रैप के अलग अलग स्टेजेस हैं वो एनफोर्स किए जाएंगे, ठीक है। तो ग्रैप के 4 स्टेजेस हैं, 2017 में आया है, सुप्रीम कोर्ट के डायरेक्टिव पे आया है। इसको इंप्लीमेंट कौन करता है? CAQM, कमीशन फॉर एयर क्वालिटी मैनेजमेंट। CAQM क्या है? CAQM एक स्टैट्यूटरी बॉडी है। स्टैट्यूटरी बॉडी है। स्टैट्यूटरी बॉडी क्या हो गई? जो संसद के कानून द्वारा पारित एक संस्था है, कमीशन फॉर एयर क्वालिटी मैनेजमेंट। ये कब बनी है? ये 2021 में बनी है। ये 2021 में बनी है, ठीक है। तो CAQM है वो ग्रैप को एनफोर्स करती है ग्राउंड लेवल पे। कैसे आई है ये CAQM एक्ट से आई है। स्टैट्यूटरी बॉडी है, मतलब संविधान के कानून से आई है। किस कानून से आई है? एक CAQM एक्ट है 2021 में पास किया गया, उसके बाद ये बॉडी है वो गठित की गई है। CAQM का काम क्या है? ग्रैप को एनफोर्स करना है। ग्रैप कब एनफोर्स होगी? जब आपकी एयर क्वालिटी है वो खराब होती जाएगी दिल्ली एनसीआर रीजन में। तो जैसे जैसे एयर क्वालिटी खराब होगी वैसे वैसे ग्रैप के अलग अलग स्टेजेस हमको ग्राउंड लेवल पे दिल्ली एनसीआर रीजन पे इंप्लीमेंट होते दिखाई देंगे। नहीं आई बात समझ में? ठीक है। तो बेस्ड अपॉन द सिवियरिटी ऑफ एयर क्वालिटी अलग अलग स्टेजेस हैं। 4 स्टेजेस हैं, ग्रैप 1, ग्रैप 2, ग्रैप 3, ग्रैप 4। ग्रैप 4 कब लाया जाएगा? जब सिचुएशन बहुत खराब हो जाए, जब सिवियर कैटेगरी में आप आ जाए, तब ग्रैप 4 लाया जाएगा। कल की न्यूज क्या है? कल की न्यूज यही है कि ग्रैप 4 को एनफोर्स कर दिया गया। ग्रैप 4 को एनफोर्स कर दिया गया। तो ग्रैप 4 है क्या? ग्रैप 4 एक प्रकार का इमरजेंसी रिस्पांस मैकेनिज्म है जो कि एनफोर्स के उसके अलग अलग फेजेस हैं 1 2 3 4, जो एनफोर्स किया जाता है डिपेंडिंग अपॉन द वर्सनिंग एयर क्वालिटी। एयर क्वालिटी खराब होगी तो ग्रैप 1, ग्रैप 2, ग्रैप 3 जैसे जैसे खराब होती जाएगी आपको ग्रैप के अलग अलग स्टेजेस, आगे वाले स्टेजेस देखने को मिलेंगे। नहीं आई बात समझ में? आ रहे हैं उस पर? तो ये समझ में आ गया ग्रैप क्या है, CAQM क्या है, ये भी समझ में आ गया। CAQM संस्था है, स्टैट्यूटरी बॉडी है जो पार्लियामेंट के एक एक्ट से आई है और वो ग्रैप को एनफोर्स करती है। ग्रैप कैसे एनफोर्स होगी? जैसे जैसे AQI जो है वो खराब होती जाएगी। तो ग्रैप के 4 स्टेजेस हैं, ग्रैप 1, ग्रैप 2, ग्रैप 3, ग्रैप 4, ठीक है। तो सबसे पहला स्टेज है ग्रैप का, ग्रैप स्टेज 1, ग्रेडेड रिस्पांस एक्शन प्लान स्टेज 1, ठीक है। ये तब एनफोर्स की जाएगी जब एयर क्वालिटी जो है वो पुअर रहे। पुअर क्या है? पुअर है 201 से 300 के बीच में, ठीक है। तो ग्रैप 1 स्टेज तब आएगी जब एयर क्वालिटी इंडेक्स आपका पुअर की कैटेगरी में रहेगा, मतलब 201 से 300 के स्टेज में। जब भी AQI पुअर कैटेगरी में होगा तो ग्रैप 1 ऑटोमेटिकली CAQM है वो क्या कर देगी? एनफोर्स करना शुरू कर देगी। इस स्टेज पे क्या किया जाएगा? इस स्टेज पे एंटी स्मोक गन है वो लाई जाएगी। आपने देखा होगा लखनऊ में ट्रक चलती है आपकी गाड़ी के आगे और उससे पानी गिरता रहता है, छिड़काव किया जाता है, तो ये सारी चीजें वहां शुरू हो जाती हैं। रोड डस्ट है, नहीं वो अलग चीज हो गई। रोड डस्ट है उसको सेटल करना, वो केजरीवाल की स्कीम थी ऑडी में। हाँ, रोड डस्ट है उसको सेटल करना, ये सारी चीजें ग्रैप 1 में शुरू कर दी जाती हैं। जैसे रोड डस्ट सेटलमेंट, रोड डस्ट सेटलमेंट, पानी का छिड़काव करना इसके तहत, ठीक है। कि जो डस्ट है वो हवा में ना आए, वो क्या है? वो सड़क पे आपकी बनी रहे रोड। फिर क्या है? PUC सर्टिफिकेट जो हैं वो एनफोर्स करना। PUC सर्टिफिकेट क्या होता है? जैसे पोल्यूशन सर्टिफिकेट्स आप अपनी गाड़ियों के लिए बनाते हैं, उन्हीं को हम PUC सर्टिफिकेट्स कहते हैं। PUC एनफोर्स कर देना। स्मोक गन्स इंस्टॉल कर देना। स्मोक गन्स क्या करती हैं? मतलब टावर्स रहेंगे वो क्या करेंगे? जो स्मॉग है उसको खींचेंगे, अपने चैम्बर में ले आएंगे और उसको सेटल करेंगे। तो ये सारी चीजें ग्रैप 1 वाले स्टेज में एनफोर्स की जाती हैं। ग्रैप 1 कब आएगी? जब आपका AQI पुअर की कैटेगरी में 201 से लेके 300। दूसरा है ग्रैप 2, जब और खराब हो रही है एयर क्वालिटी,
तो ग्रैप 2 है वो एनफोर्स कर दिया जाएगा। ग्रैप 2 क्या है? वेरी पुअर जब हो जाए। वेरी पुअर कौन सी स्टेज है? 301 से 400 वाली स्टेज है। इस स्टेज में क्या किया जाएगा? इस स्टेज में ये सारी चीजें तो की ही जाएंगी जो ग्रैप 1 में की जा रही थी। इन एडिशन हमको क्या देखने को मिलेगा? पार्किंग फीस है वो बढ़ा दी जाएगी। पार्किंग फीस बढ़ाने से क्या होगा? लोग पब्लिक ट्रांसपोर्ट पे आएंगे, अपनी गाड़ियां कम निकालेंगे, ठीक है, तो पोल्यूशन आपका कम होने लगेगा। पब्लिक ट्रांसपोर्ट को बढ़ावा देना, पब्लिक मतलब गवर्नमेंट नच करेगी लोगों को कि आप अपनी गाड़ियां मत निकालिए, आप मेट्रो से चलिए, डीटीसी की जो बसेस हैं उसका इस्तेमाल करिए। पब्लिक ट्रांसपोर्ट को बढ़ावा देना, ये सारी चीजें किसमें होंगी? ग्रैप 2 वाले स्टेज में होंगी। ऊपर की चीजें तो हो ही रही हैं। इन एडिशन अब हमको ग्रैप 2 में कुछ एडिशनल, पार्किंग फीस में हाइक, पब्लिक ट्रांसपोर्ट को बढ़ावा सरकार द्वारा, ये सारी चीजें देखने को मिलेगी। ग्रैप 3 अगली स्टेज है। ग्रैप 3 तब एनफोर्स होगी CAQM द्वारा जब आपका एयर क्वालिटी है वो क्या हो जाएगी? सिवियर हो जाएगी। सिवियर कौन सी कैटेगरी है? कितने से कितने तक? 401 से 450। यहां थोड़ा सा सब कैटेगराइजेशन है, 401 से 450 ग्रैप के केस में, ठीक है। यहां पर क्या होगा? कुछ इंडस्ट्रीज बंद कर दी जाएंगी, कुछ इंडस्ट्रीज हैं उनको बंद कर, जो इंडस्ट्री बहुत ज्यादा पोल्यूशन करती है। दिल्ली NCR के क्षेत्र में, एडजॉइनिंग एरियाज में, दिल्ली के एडजॉइनिंग एरियाज में कुछ इंडस्ट्री जो बहुत ज्यादा पोल्यूशन कर रही है, ठीक है, उनको रोक दिया जाएगा। पार्शियल क्लोजर ऑफ इंडस्ट्रीज, पार्शियल क्लोजर ऑफ इंडस्ट्रीज, ठीक है। साथ ही साथ सरकार क्या कर सकती है? वेहिकुलर नॉर्म्स हैं उस पे भी रेस्ट्रिक्शन लगा सकती है। जैसे भारत स्टेज 4 या भारत स्टेज 3 की गाड़ियां हैं, उनको बैन कर, मतलब कुछ समय के लिए रोक सकती है, उनको कुछ समय से सड़क पे आने से रोक सकती है। जैसे नॉर्म्स होते हैं ना, गाड़ियों के पीछे आपने देखा होगा BS6 लिखा है, एकदम नई गाड़ी ले रहे हैं तो कौन सी होगी वो? BS6 नॉर्म्स है, भारत स्टेज 6 नॉर्म्स। जितने नॉर्म्स आपके बढ़ते जाते हैं गाड़ियों के, उतना आपका जो वेहिकुलर एमिशन है वो क्या होते जाता है? वो आपका कम होते जाता है। तो एकदम नई गाड़ी है वो कम पोल्यूशन करेगी, क्यों? क्योंकि वो BS6 स्टेज की है। 2018-2017 की खरीदी गाड़ी है तो क्या है? वो भारत स्टेज 4 नॉर्म की है। भारत स्टेज 5 आया ही नहीं था हमारे यहाँ, हम सीधे भारत स्टेज 4 से हम किस पे आ गए थे? भारत स्टेज 6 नॉर्म्स पे आ गए थे। 2019 के आसपास की बात है, ठीक है। तो भारत स्टेज 4 की गाड़ियां ज्यादा एमिशन करेंगी, उससे और पुरानी गाड़ी हैं तो वो भारत स्टेज 3 की होंगी, 2 की होंगी, ठीक है। तो सरकार क्या कर सकती है ग्रैप 3 के केस में, या CAQM क्या कर सकती है? इंडस्ट्रीज पे क्लोजर लगा सकती है, एंड इट में रेस्ट्रिक्ट भारत स्टेज 3 एंड 4 व्हीकल्स। ध्यान रखिएगा यहां में है, मतलब हो सकता है करे, हो सकता है ना करे, ठीक है। अगली जो स्टेज है वो कौन सी है? ग्रैप 4 की है, ग्रेडेड रिस्पॉन्स एक्शन प्लान 4। CAQM जो है वो स्टेज 4 कब लगाएगा? जब AQI का लेवल जो है वो आपका 450 से ऊपर चला जाए, 450 से ऊपर चला जाएगा। इस स्टेज में क्या किया जाएगा? ऊपर की सारी चीजें की जाएंगी जो 1, 2, 3 में की जा रही थी। इन एडिशन बाहर से जो भारी व्हीकल्स आ रही हैं, हैवी व्हीकल्स, जैसे लखनऊ से कोई ट्रक आ रही है, भोपाल से कोई ट्रक आ रही है, उसको बॉर्डर पे रोक दिया जाएगा, उसको दिल्ली में प्रवेश ही नहीं करने दिया जाएगा, ठीक है। तो बैन ऑन हैवी व्हीकल्स, बैन ऑन हैवी व्हीकल्स। साथ ही साथ शटडाउन्स, शटडाउन्स मतलब ऑफिसेज, स्कूल्स पूरे पूरे बंद कर देना। जब ये स्टेज आएगी ग्रैप 4 वाली, तो स्कूल्स हैं वो पूरे पूरे बंद हो जाएंगे, ऑफिसेज हैं वो पार्शली ओपन, मतलब वर्क फ्रॉम होम दे दिया गया, 50% खुले हैं, मतलब 3 दिन आइए, 3 दिन आप घर से काम करिए। ये सारी चीजें ग्रैप 4 स्टेज जो अभी दिल्ली में कल परसों में लागू किया गया है, ठीक है। तो बैन ऑन हैवी व्हीकल्स, शटडाउन्स, ठीक है, और साथ ही साथ ओनली व्हीकल्स टू बी अलाउड ऑन रोड वुड बी BS6, खाली भारत स्टेज 6 नॉर्म की गाड़ियां ही चल सकती हैं, नई गाड़ियां,
नई गाड़ियां मतलब जो कम पोल्यूशन कर रही हैं, ठीक है। ये सारी चीजें हमको देखने को मिली हैं इस पर्टिकुलर आर्टिकल में। ग्राफ 4 हैज बीन इम्पोज्ड इन दिल्ली, ठीक है। क्या क्या चीजें हमको इसमें पता चली, इसके में आपको पढ़ लेना है AQI क्या होता है, वो भी हमने डिस्कस कर लिया। एक प्रकार का इंडेक्स है जो 8 पोल्यूटेंट्स को ट्रैक करता है, और उस 8 पोल्यूटेंट्स के बेसिस पे, 8 पोल्यूटेंट्स कौन कौन से हैं? 8 पोल्यूटेंट्स हैं, PM2.5 है, PM10 है, कार्बन मोनोऑक्साइड है, NO2 है, SO2 है, लेड है, एमोनिया है। उसके बेसिस पे 6 कैटेगरीज में कैटेगराइज किया गया है, ठीक है। 6 कैटेगरीज में, मतलब कलर कोडिंग या नंबर असाइन करके। AQI जब खराब होगी तो ग्राफ है वो अपने आप एनफोर्स करना शुरू कर देगी। कौन कर देगी? CAQM क्या है? कमीशन ऑन एयर क्वालिटी मैनेजमेंट, जो कि आई है CAQM एक्ट 2021 से। एक स्टैट्यूटरी बॉडी है जो आंसरेबल है किसको? पार्लियामेंट को। स्टैट्यूटरी बॉडी का मतलब जो पार्लियामेंट के लॉ द्वारा स्थापित की हुई बॉडी है, ठीक है। उसके पहले क्या था? लेकिन जो ग्राफ है वो तो पहले से आ चुका था 2017 से। तो 2017 से 2021 तक AQI कौन रन कर रहा था? तो EPCA कर रही थी, EPCA, ठीक है। तो ये सारी चीजें पढ़ लीजिएगा। AQI क्या है, CAQM क्या है, ग्राफ क्या है, थोड़ा सा डिटेल में मेजर चीजें हमने समझ ली हैं, पढ़ ली हैं, ठीक है। सो दिस वाज आवर फर्स्ट न्यूज। अगली जो न्यूज है दैट इज इंडिया ओमान ट्रेड डील। आज के अखबार में है, इंडियन एक्सप्रेस में भी है, द हिंदू में भी है। न्यूज क्या है? व्यापार समझौता, ठीक है। सेपा साइन हो गया, कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप अग्रीमेंट, ठीक है। अभी हमको ये देखने को मिला, प्रधानमंत्री जो है हमारे वो 3 देशों के विजिट पे हैं, 3 देशों के विजिट पे हैं, ठीक है। तो यहाँ पर आपको ताबड़तोड़ समझौते MOUs वगैरह देखने को मिले हैं, ठीक है। अभी हमने क्या देखा? एथियोपिया कल किया था एक आर्टिकल, आज क्या है? ओमान। ओमान में सेपा जो है वो साइन कर लिया गया, ठीक है, कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप अग्रीमेंट, ठीक है। मतलब इसके माध्यम से अब इंडिया और ओमान के बीच में FTA जो है वो साइन हो चुका है, फ्री ट्रेड अग्रीमेंट। फ्री ट्रेड अग्रीमेंट क्या होता है? मुक्त व्यापार समझौता। क्या होता है ये? अमूमन हम क्या देखते हैं? अमूमन हम ये देखते हैं, 2 कंट्रीज आपस में जब ट्रेड करती हैं तो एक दूसरे के प्रोडक्ट्स पे क्या लगाती हैं? कस्टम ड्यूटी, टैरिफ इंपोज करती हैं। 100 रुपए की चीज ओमान से चल के इंडिया आ रही है, 10% का हमने टैरिफ लगा दिया, तो इंडिया में कितने की हो गई? 110 की। इंडिया का कोई गुड है वो ओमान जा रहा है, 20% टैरिफ लगा हुआ है, तो वहां कितने की हो गई? 120 रुपए की। तो लॉ ऑफ सप्लाई डिमांड इकोनॉमिक्स के हिसाब से हमको क्या देखने को मिलता है? हमको ये देखने को मिलता है कि जैसे जैसे प्राइस ऊपर जाएगी, ठीक है, क्वांटिटी डिमांड जो है वो क्या होगी? वो आपकी कम होने लगेगी, ठीक है। तो अब आप FTA जब साइन करते हैं तो ये टैरिफ वगैरह अपने आप हट जाती है, 0% टैरिफ हो जाता है। 0% हर चीज पे नहीं, लेकिन आपसी समझौते के आधार पर ये डिसाइड होता है कि कितने परसेंट प्रोडक्ट लाइन पे, प्रोडक्ट या टैरिफ लाइन पे FTA लगेगा, ठीक है। तो टैरिफ फ्री ट्रेड अग्रीमेंट आप ले आए तो क्या हो गया? टैरिफ आपने हटा दिया, तो अब और ज्यादा व्यापार बढ़ेगा, ओमान से इंडिया में, इंडिया से ओमान में, ठीक है। ट्रेड क्या है? ग्रोथ का इंजन है। ट्रेड जो है दैट्स एन इंजन ऑफ ग्रोथ, दैट्स एन इंजन ऑफ ग्रोथ, या ग्रोथ का इंजन है। जितना ज्यादा आप ट्रेड करेंगे, अब इंडियन गुड जो 120 रुपए में लैंड कर रहा था टैरिफ की वजह से ओमान में, FTA के बाद वो कितने का हो जाएगा? 100 रुपए का हो जाएगा। 100 रुपए का हो जाएगा तो इंडिया से डिमांड, मतलब इंडियन गुड की डिमांड बढ़ जाएगी, वहां इंडियन गुड की डिमांड बढ़ेगी तो हमारे मैन्युफैक्चरिंग स्पेस को, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को बढ़ावा मिलेगा, एम्प्लॉयमेंट है वो आपकी बढ़ने लगेगी। तो FTA, इंडिया क्या चाह रहा है? इंडिया और ज्यादा से ज्यादा FTA साइन करने की कोशिश कर रहा है अलग अलग देशों के साथ। क्यों करने की कोशिश कर रहा है? नए मार्केट्स मिले,
क्योंकि यूएस ने देखिए टैरिफ लगा रखा है 50% का, तो ठीक ठाक यूएस का जो मार्केट था, इंडियन मार्केट, वो गायब हुआ है। ईयू क्या कर रहा है? ईयू सीबैम लेके आ गया है, कार्बन बॉर्डर एडजस्टमेंट मैकेनिज्म। ठीक है, ईयू का ये कहना है कि भाई भारत से जो स्टील आता है, सीमेंट आता है, उसके प्रोडक्शन में बहुत ज्यादा कार्बन एमिशन होता है। कार्बन एमिशन होता है, उसकी वजह से हम टैक्स लगाएंगे। क्यों? क्योंकि वो एनवायरमेंट को पल्यूट कर रहा है। तो सीबैम लग गया, ये भी एक प्रकार का इनडायरेक्ट टैरिफ है हमारे प्रोडक्ट्स पे। ये भी एक तरीके का नॉन टैरिफ बैरियर आप कह लीजिए हमारे प्रोडक्ट्स पे। तो ईयू का मार्केट कम हुआ है हमारा, यूएस का मार्केट कम हुआ है हमारा। तो हमारी क्या कोशिश है? हम मेक इन इंडिया को बढ़ावा देना चाह रहे हैं, हम इंडियन एक्सपोर्ट को और ज्यादा बढ़ावा देना चाह रहे हैं, इंडियन एक्सपोर्ट को और ज्यादा कॉम्पिटिटिव बनाना चाह रहे हैं, हम फॉरेक्स कमाना चाह रहे हैं। ठीक है, मेक इन इंडिया को हम सफल बनाना चाह रहे हैं। तो जब मार्केट्स, कुछ मार्केट्स रेस्ट्रिक्ट हो रहे हैं हमारे, साथ ही साथ जियो पॉलिटिकल टेंशन है, जियो पॉलिटिकल टेंशन है, वो बढ़ते जा रहे हैं। मल्टीलेटरलिज्म से हमको एक रिट्रीट, मल्टीलेटरलिज्म से हमको क्या देखने को मिल रहा है? एक रिट्रीट देखने को। पहले क्या था? मल्टीलेटरलिज्म, जो ग्लोबल रूल बुक है वो एक्सपेंड कर रही थी, इंटरनेशनल ट्रेड बढ़ रहा था। लेकिन कोविड के बाद से हमको क्या देखने को मिल रहा है? हमको ये देखने को मिल रहा है कि जो कई देश हैं, खासकर एंग्लो सैक्सन स्फीयर के, ठीक है, यूरोप की कंट्रीज हैं, अमेरिका है, ये क्या कर रही हैं? ये अपने इकोनॉमी को और ज्यादा इनवर्ड लुकिंग बना रही हैं, ये और ज्यादा इनवर्ड लुकिंग बना रही हैं। अब ये ट्रेड पे रेस्ट्रिक्शन, बाहर से जो ट्रेड मतलब इंपोर्ट्स आ रहे हैं, उन पे रेस्ट्रिक्शन लगाने की कोशिश कर रही है, टैरिफ इंपोज कर रही है उनके ऊपर, सीबैम जैसे मेजर्स इंपोज कर रही है। रशिया यूक्रेन वॉर चल रहा है, रशिया यूक्रेन वॉर चल रहा है, इसराइल पैलेस्टीन कॉन्फ्लिक्ट चल रही है, तो सी लेन ऑफ कम्युनिकेशन है वो भी डिस्टर्ब हुए हैं। तो ट्रेड की जो आवाजाही है वो भी आपकी कहीं ना कहीं रेस्ट्रिक्ट हुई है। शिपिंग कॉस्ट है वो सारी चीजें बढ़ गई हैं, इंश्योरेंस कॉस्ट है वो सारी चीजें बढ़ गई हैं। तो ट्रेड जो है वो नेगेटिवली इंपैक्ट हुआ है, इंटरनेशनल ट्रेड जो है वो आपका नेगेटिवली इंपैक्ट हुआ है। टैरिफ्स की वजह से ईयू कुछ मेजर्स लगाया, जियो पॉलिटिकल टेंशंस हैं, रिट्रीट फ्रॉम मल्टीलेटरलिज्म की वजह से कई कंट्रीज आपस में मिलकर मिनी लेटरल्स बना रही हैं। मिनी लेटरल्स मतलब एक तो होता है ग्लोबल ट्रेड, एक होता है रीजनल ट्रेड, मेगा ट्रेड ब्लॉक बना लेना या रीजनल ट्रेड। ईयू क्या है? कई कंट्रीज मिलके ईयू कंप्राइज करती हैं, कुछ 27 कंट्रीज हैं, वो आपस में ट्रेड बढ़ा रही हैं। तो बाहर के कंट्रीज के साथ ट्रेड एक तरीके से रेस्ट्रिक्ट हो जा रहा है, तो मिनीलेटरल्स भी बन रहे हैं। तो इस सूरत हाल में भारत क्या करने की कोशिश कर रहा है? भारत ये करने की कोशिश कर रहा है कि वो ज्यादा से ज्यादा मुक्त व्यापार समझौते हैं, एफटीए हैं, फ्री ट्रेड अग्रीमेंट्स हैं, वो फॉर्ज करे, वो साइन करे अलग अलग देशों के साथ, अलग अलग कंट्रीज के साथ, कि उसको नए नए एक्सपोर्ट डेस्टिनेशन, नए नए एक्सपोर्ट मार्केट्स जो हैं वो मिलते रहें। ठीक है, ताकि मेक इन इंडिया जैसे इनिशिएटिव्स हमारे सफल हो पाए, हमारे यहाँ जो घरेलू रोजगार है उसको बढ़ावा मिले, डोमेस्टिक एम्प्लॉयमेंट है उसको भी बढ़ावा मिले। ठीक है, इसी तर्ज पे हमने ओमान के साथ भी एफटीए साइन की है। लार्जर चीज क्या है? सेपा, कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप अग्रीमेंट। एक होता है एफटीए, एफटीए क्या हो गया? खाली गुड्स को लेके होता है। लेकिन सेपा क्या है? सेपा में एफटीए भी आएगा और इसके अलावा कुछ और चीजें भी आ जाती हैं, इसके अलावा कुछ और चीजें भी आ जाती हैं, जैसे सर्विसेज सेक्टर को लेके भी कुछ लिबरलाइजेशन हमको देखने को मिलेगा। ठीक है, इंडिया क्या करने की कोशिश कर रहा है ओमान के साथ एफटीए साइन करके? एफटीए हमने साइन कर लिया, ऑब्जेक्टिव क्या है? हमको नया एक्सपोर्ट मार्केट मिले, हमको नया एक्सपोर्ट मार्केट मिले। ठीक है, ऑल्सो ओमान जो है, ओमान जो है वो हमारे लिए एक तरीके का गेटवे, जैसे एथियोपिया हमारे लिए गेटवे था अफ्रीका में, एथियोपिया हमारे लिए गेटवे था अफ्रीका में, वैसे ही ओमान जो है इट कैन बी गेटवे टू मिडिल ईस्ट या गल्फ कोऑपरेशन काउंसिल, या गल्फ कोऑपरेशन काउंसिल, मिडिल ईस्ट या गल्फ कोऑपरेशन काउंसिल। ठीक है, अब क्या क्या चीजें हैं इस कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप में? अबाउट सेपा क्या क्या चीजें डाली गई हैं, मतलब इस समझौते में भारत और ओमान किन कॉमन ग्राउंड्स पे आए हैं? सबसे पहली चीज है कि ओमान ने इस अग्रीमेंट के माध्यम से हमको ड्यूटी फ्री एक्सेस दिया है, ड्यूटी फ्री एक्सेस दिया है।
ड्यूटी फ्री एक्सेस टू ऑलमोस्ट 98%, ऑलमोस्ट 98% टैरिफ लाइन। अंठानवे परसेंट टैरिफ लाइन को ड्यूटी फ्री एक्सेस मिल गई है। 98% टैरिफ लाइन को ड्यूटी फ्री एक्सेस मिल गया है। ठीक है, मतलब अब हमारे 98% जो टैरिफ लाइन के गुड्स हैं वो जीरो टैरिफ पे पहुंचेंगे। वो कितने पे पहुंचेंगे? जीरो टैरिफ पे पहुंचेंगे। ठीक है, अगली चीज क्या है? अगली चीज ये है कि ओमान जो है 2006 में यूएस के साथ एक एफटीए साइन किया था। 2006 के आसपास यूएस के साथ एक एफटीए साइन किया था। उसके बाद ये दूसरी एफटीए है उसकी, मतलब 2006 के बाद 2025 19 साल बाद दूसरा एफटीए जो साइन किया है वो इंडिया के साथ साइन किया है। ठीक है, तो इससे फायदा क्या होगा? इंडिया ओमान का एफटीए है और ओमान और यूएस का एफटीए है, तो काफी गुड्स जो हैं वो हम ओमान से यूएस मार्केट में भेज सकते हैं। ठीक है, क्योंकि हम डायरेक्ट भेजेंगे तो कितना है? 50% टैरिफ है यूएस में। ठीक है, लेकिन इंडिया और ओमान का एफटीए है और ओमान और यूनाइटेड स्टेट्स का भी एफटीए है, तो हमारे प्रोडक्ट जो हैं वो रीडायरेक्ट हो सकते हैं ओमान में और फिर वो यूएस टेरिटरी में घुस सकते हैं। ठीक है, कम टैरिफ पे या नो टैरिफ पे। तो अगली चीज है कि ओमान ड्यूटी फ्री एक्सेस टू यूएस, एफटीए है ना उसके साथ, टू यूएस, this would help India. This would help Indian exports. ठीक है, इसके अलावा ये तो गुड्स को लेके हो गई बात, तो गुड्स को लेके हो गई बात, लेकिन हमने क्या बात की थी कि सिर्फ एफटीए नहीं साइन हुआ है, सेपा साइन हुआ है, कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप एग्रीमेंट। तो सर्विसेज के क्षेत्र में भी कुछ समझौते हुए हैं। तो क्या हुआ है? मोबिलिटी ऑफ प्रोफेशनल्स, मोबिलिटी ऑफ प्रोफेशनल्स। ठीक है, जो इंट्रा कॉर्पोरेट ट्रांसफर्स थे, इंट्रा कॉर्पोरेट ट्रांसफर्स का कोटा है वो बढ़ा दिया गया है 20 से 50%। इंट्रा कॉर्पोरेट ट्रांसफर्स हैं वो बढ़ा दिया गया है 20% से 50% कर दिया गया है। इंट्रा कॉर्पोरेट ट्रांसफर्स क्या हो गए? जैसे मान लीजिए कोई मल्टीनेशनल कंपनी है, उसका गुड़गांव में ऑफिस है या बंबई इंडिया में मतलब ऑफिस है, और दूसरा ओमान मस्कट में भी ऑफिस है। मस्कट क्या है? ओमान का कैपिटल। ठीक है, वहां पे भी एक ऑफिस है। तो क्या है, पहले खाली 20% कोटा था, मतलब मान लीजिए इंडियन एम्प्लॉय उस कंपनी का गुड़गांव ऑफिस से मस्कट जा रहा है, तो पहले 20% का कोटा था, अब ये बढ़ा के 50% कोटा कर दिया गया है। तो इससे जो लोगों की, सर्विस प्रोफेशनल्स की जो आवाजाही है वो बढ़ेगी कि कम होगी? बढ़ेगी। ठीक है, हमारे लोग बाहर ज्यादा काम करेंगे, वहां पे पैसा कमाएंगे ओमान की करेंसी में, और रेमिटेंसेस भी बढ़ेंगे। ठीक है, पीपल टू पीपल एक्सचेंज है वो भी बढ़ेगा, वो जाएंगे फैमिली लेके जाएंगे, सॉफ्ट पावर भी बढ़ेगी हमारी। ठीक है, तो इंट्रा कॉर्पोरेट ट्रांसफर है वो बढ़ा दिया गया है, और प्लस कॉन्ट्रेक्चुअल सरप्लस, कॉन्ट्रेक्चुअल सर्विस, कॉन्ट्रेक्चुअल सर्विस सप्लायर्स जो है उनका भी जो दिन है वो भी बढ़ा दिया गया 90 दिन से, 90 डेज से 2 ईयर्स कर दिया गया। पहले बस 3 महीने वो रहते थे। ठीक है, जो कॉन्ट्रेक्चुअल एम्प्लॉय हैं, मान लिए कोई कारपेंटर है वो गया ओमान, या कोई मैकेनिक है वो गया, तो वो खाली 90 दिन के कालखंड के लिए जा सकता था, लेकिन अब क्या है, वो 2 साल के लिए जा सकता है, और फर्दर मोर ये 2 साल के बाद इसको और भी ज्यादा एक्सटेंड किया जा सकता है। तो मोबिलिटी ऑफ पर्सनल्स, मतलब इससे ऊपर वाले जो मेजर्स हैं उससे क्या हो रहा है, उससे खाली गुड्स के एक्सपोर्ट्स को इम्पेटस मिल रहा है, पुश मिल रहा है, लेकिन इधर मोबिलिटी ऑफ प्रोफेशनल से क्या हो रहा है, जो हमारा सर्विस सेक्टर है, हमारा जो सर्विस सेक्टर है उसको भी एक बूस्ट मिल रहा है, उसको भी एक बूस्ट मिलेगा। तो इंडिया का जो आईटी सेक्टर है, ऑटोमोबाइल सेक्टर है, मशीनरी सेक्टर है,
जो सर्विसेज भी प्रोवाइड करता है। मशीन्स भेजी आपने, मतलब गुड्स एक्सपोर्ट किया, लेकिन मशीन खराब हो रही है तो यहाँ से टेक्नीशियन जाएगा या रिपेयर करने के लिए कोई इंजीनियर जाएगा, ठीक है। तो उनकी भी आवाजाही को लिबरलाइज किया गया है। इससे होगा क्या, पीपल टू पीपल कांटेक्ट बढ़ेगा, इंडिया का जो सर्विस सेक्टर है उसको बूस्ट मिलेगा, इंडिया की सॉफ्ट पावर है उसमें इजाफा होगा, उसमें बढ़ोतरी होगी। ये सारी चीजें हमको देखने को मिल रही है, ठीक है। अब देखिए ओमान जो है छोटी कंट्री है, लेकिन यहाँ पर कैपिटा इनकम जो है वो बहुत ज्यादा है, ठीक है। इंडिया ने एफटीए साइन किया है और ये जो एफटीए है ये इंडिया के लिए बहुत स्ट्रैटेजिक रहने वाला है। तो अगला एक क्वेश्चन है, लिख लिए, व्हाई ओमान्स एफटीए is strategic for India, is strategic for India. क्या रीजन हो सकता है? छोटी कंट्री है, छोटी कंट्री है तो ऑब्वियस सी बात है उतना उतना इनका इंपोर्ट डिमांड भी नहीं है, बावजूद इसके इंडिया ने एफटीए साइन किया है। क्या कारण हो सकते हैं इंडिया के एफटीए साइन करने के? एक तो हमको नए मार्केट चाहिए, ठीक है। ओमान का मार्केट बहुत बड़ा नहीं है, ओमान का जो मार्केट है वो छोटा है, टोटल इंपोर्ट मार्केट है वो $40 बिलियन का है, बस ओनली $40 बिलियन, ठीक है। लेकिन 2/3 जो मशीनरीज हैं वो बाहर से ये इंपोर्ट करते हैं, खुद नहीं बनाते हैं। तो इंडिया के मशीनरी सेगमेंट को फायदा होगा। दूसरा क्या है, छोटी कंट्री है लेकिन जो इसका लोकेशन है वो बहुत स्ट्रैटेजिक है, जीसीसी का मेंबर भी है, गल्फ कोऑपरेशन काउंसिल। जीसीसी के साथ हम एक एफटीए साइन करने की कोशिश कर रहे थे। जीसीसी क्या है, कुछ जो मुस्लिम राष्ट्र हैं उस रीजन के, उनके साथ जो मोनार्कीज हैं, मुस्लिम मोनार्कीज हैं, उनके साथ हम एक ट्रेड डील साइन करने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन वो ट्रेड डील मटेरियलाइज नहीं हो पाई। तो जीसीसी के खाली 2 कंट्रीज हैं जिनके साथ अब हमारा एफटीए है। एक सन 22 में यूएई के साथ हुआ था और दूसरा क्या है, दूसरी कंट्री ओमान हो गई है। तो ओमान के साथ जो हमने एफटीए साइन कर लिया, इसका फायदा क्या होगा, हमको एक गेटवे मिल जाएगा जीसीसी के लिए। मतलब हम वहां पे अपना सामान बेच सकते हैं और वो सामान फर्दर हम पुश कर सकते हैं अलग अलग मार्केट्स में। मतलब ऐसा नहीं अभी एफटीए नहीं तो आगे भी एफटीए नहीं होगी। इंडियन डिप्लोमेट्स हैं लगातार ट्राई करेंगे, हो सकता है जीसीसी के साथ एफटीए आ जाए। तो एक हमारा शिपमेंट हब हो सकता है, ओमान जो है वो हमारा एक शिपमेंट हब बन के उभर सकता है, ठीक है। तो इट्स अ स्मॉल लोकेशन बट वेरी स्ट्रैटेजिक लोकेशन। जीसीसी जो है वो हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो स्मॉल बट स्ट्रैटेजिक लोकेशन, बट स्ट्रैटेजिक लोकेशन, ठीक है। इट इज गेटवे टू जीसीसी मार्केट, गेटवे टू गल्फ कोऑपरेशन काउंसिल मार्केट। दूसरी चीज हमने क्या डिस्कस की, दूसरी चीज हमने डिस्कस की है कि इंपोर्ट बास्केट छोटा है। इंपोर्ट बास्केट कितना का है ओमान का, वो $40 बिलियन का है, $40 बिलियन का है। लेकिन ओमान जो है 2/3 जो मशीनरी गुड्स हैं वो क्या करता है, वो इंपोर्ट करता है, मशीनरी इंपोर्ट करता है, ठीक है। तो ये इंडिया के लिए ठीक ठाक सेगमेंट है, ये इंडिया के लिए एक ठीक ठाक सेगमेंट है। दूसरा क्या है, ओमान जो है वो एक एनर्जी रिच कंट्री है, नेट एनर्जी इंपोर्टर है। इंडिया क्या है, नेट एनर्जी नेट एनर्जी एक्सपोर्टर है ओमान, और इंडिया क्या है, नेट एनर्जी इंपोर्टर है। तो इंडिया के एनर्जी नीड्स या एनर्जी सिक्योरिटी के लिहाज से भी ओमान जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट हो जा रहा है, ठीक है। अगली चीज है गल्फ कोऑपरेशन काउंसिल की जो कंट्रीज हैं, ओमान हो गया, यूएई हो गया, यहाँ पे जो नॉन टैरिफ बैरियर है वो ना के बराबर है, नॉन टैरिफ बैरियर है वो ना के बराबर है। और इंपोर्ट्स पे ऐसी कोई रिस्ट्रिक्शंस नहीं है, बहुत ज्यादा रेस्ट्रिक्शंस नहीं है। मतलब इनके यहाँ कंप्लायंसेस कॉस्ट जो है, फाइटो सैनिटरी स्टैंडर्ड्स उतने स्ट्रिक्ट नहीं है जितने वो यूरोप में है, कनाडा में है, अमेरिका में है। तो हमारे ठीक ठाक गुड्स वहां पे एक डेस्टिनेशन फाइंड कर सकते हैं, ठीक है। हमारे ठीक ठाक गुड्स वहां पे जा सकते हैं, ठीक है, बिना किसी रोकथाम के, बिना किसी रोकथाम के, ठीक है। तो कंप्लायंस बर्डन जो है
जो कंप्लायंस बर्डन है वो बहुत कम है विजेवी अमेरिका, विजेवी कनाडा, विजेवी नेशंस ऑफ यूरोपियन यूनियन, नेशंस ऑफ यूरोपियन यूनियन। फर्दरमोर जो टैरिफ लाइन है हमारी, जो टैरिफ लाइन है, ठीक है, जिसपे जिसपे आपका ड्यूटी फ्री एक्सेस मिला है इंडियन एक्सपोर्ट्स को जो ड्यूटी फ्री एक्सेस मिला है, उसका फायदा क्या है? उसका फायदा ये है कि ये जो सेक्टर्स हैं वो लेबर इंटेंसिव सेक्टर्स हैं, दीज आर लेबर इंटेंसिव सेक्टर्स। जेम्स ज्वेलरी, टेक्सटाइल, लेदर इंडस्ट्री, ठीक है, तो लेबर इंटेंसिव सेक्टर को ग्रोथ मिलेगा, ठीक है। इंडिया क्या है? एक लेबर अबंडेंट कंट्री है, तो अगर हमको जॉबलेस ग्रोथ वाली दिक्कत से बाहर आना है तो हमको किसको बूस्ट देना पड़ेगा? हमको जो लेबर इंटेंसिव सेक्टर है उसको बूस्ट देना पड़ेगा, जो हमारे एमएसएमई सेक्टर है, माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस, उनको बूस्ट देना पड़ेगा। तो जो प्रोडक्ट लाइन है हमारी, जो टैरिफ लाइन है जिसपे एफटीए लगा है, ठीक है, दे आर मोस्टली लेबर इंटेंसिव। साथ ही साथ हमारे एमएसएमई सेक्टर के लिहाज से भी ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि एमएसएमई सेक्टर को भी इस एफटीए से हमको बूस्ट मिलेगा। इसके अलावा कई सेंसिटिव सेक्टर्स हैं, जैसे एग्रीकल्चरल सेक्टर्स हो गया, एग्रीकल्चर सेक्टर हो गया, डेयरी सेक्टर हो गया, जेम्स ज्वेलरी सेक्टर हो गया, ठीक है, उसको भी बढ़ावा मिलेगा। जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है ओमान के साथ, उसका स्ट्रैटेजिक लोकेशन, जैसे एथियोपिया का स्ट्रैटेजिक लोकेशन था कल हमने जो डिस्कस किया था आर्टिकल, उसी तरह ओमान का जो लोकेशन है दैट इज आल्सो वेरी स्ट्रैटेजिक। मार्केट बहुत बड़ा नहीं है, लेकिन ये हमको एक गेटवे दे रहा है, इट्स प्रोवाइडिंग अस विद अ गेटवे टू लार्जर जीसीसी मार्केट, गल्फ कोऑपरेशन काउंसिल। मतलब जब तक जीसीसी के साथ हमारी एक नई ट्रेड डील नहीं हो जा रही है, तब तक हमको यूएई ओमान के साथ फ्री ट्रेड करना है। ये हमारे लिए एक एक्सपोर्ट डेस्टिनेशन हो सकते हैं, जहां से इंडियन एक्सपोर्ट्स हैं वो उस रीजन के और मार्केट्स को भी अफोर्डेबली एक्सेस कर पाए, ठीक है। लेकिन साथ ही साथ इंडियन फॉरेन ऑफिस को कोशिश करनी चाहिए, मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स को कोशिश करनी चाहिए कि हम जल्द से जल्द क्या करें, लार्जर जो जीसीसी है उसके साथ भी सेपा या एफटीए जैसी डील जो है वो फॉर्ज करें या हम साइन करें। सो दिस वाज अबाउट इंडिया ओमान ट्रेड डील, ठीक है। क्वेश्चन किस पे, पहले पे दूसरे पे? बाजार के लिहाज से ओमान का आकार छोटा होने के बावजूद ओमान और भारत के बीच हाल ही में संपन्न हुए व्यापार समझौते का रणनीतिक महत्व
बहुत अधिक है। इसका विश्लेषण कीजिए। समझौते से मिलने वाले प्रमुख निष्कर्षों पर प्रकाश डालिए। हो जाएगा ये।